आज हम इंटरमीडिएट सेलिंग स्किल्स यानी कि सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। तो इससे पहले हमने बेसिक्स के स्किल्स पे बात की थी। सो ये नेक्स्ट प्रोग्राम आपके लिए है और इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन आती है कि विनिंग इज नॉट एवरीथिंग बट इट श्योर बीट्स लूजिंग, जिसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है कि जीतना ही सब कुछ नहीं है, जीतना ही सब कुछ नहीं है लेकिन हारने से बेहतर है। अब समझते हैं कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है और इसका मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। तो हम जब कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसका फल क्या मिलेगा। बिना फल की इच्छा के हम कोई भी काम शुरू नहीं करते। और ब्रेन जैसे जैसे मेरा डेवलप होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट है ब्रेन हमारा, और कोई भी अगर मेहनत का काम होता है तो मेरा ब्रेन मुझे हिट करता है कि दोस्त ये मेहनत का काम है, तेरे बस का नहीं है, इसको रहने दे, मत कर। और जो काम आसान होते हैं वो ब्रेन हमारा कहता है कि ये काम आसान है, ये कर ले, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आप लोगों से सबसे कहता हूं कि हमें 200 किलोमीटर पैदल चलना है। 200 किलोमीटर यहां से हमने जाना है पैदल। तो कितने लोग मेरे साथ चलना चाहेंगे? कोई भी नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि एक तो मैंने ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है, दूसरा मैंने ये नहीं बताया मिलेगा क्या, और तीसरा 200 किलोमीटर सुन के लोग कहेंगे हमारे बस का नहीं है। लेकिन वही नीचे अगर BMW गाड़ी खड़ी है फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन ड्राइवर के साथ और मुझे 200 किलोमीटर जाना है तो मैं चला जाऊंगा। चलो एक राइड ही हो जाएगी, घूम ही आएंगे, पता तो चलेगा कि BMW में बैठने से होता क्या है। सो फल, दो चीजें हैं, है ना। एक तो ब्रेन है और एक फल है दोस्त। तो यहां पर यही लिखा है कि जीतना सब कुछ नहीं है और जीतना हमारे हाथ में भी नहीं है मेरे दोस्त। किसी चीज का फल मिले मुझे, ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि फल देने वाला कौन है? वो ऊपर वाला है। मेरा काम क्या है? उस काम को शुरू करना। अगर मैं काम अच्छे से करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, और अगर मैं काम ठीक से नहीं करूंगा तो मुझे फल अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं था हमारे साथ। कभी हमने स्कूल में पढ़ाई ये सोच के नहीं की कि मैं पास होऊंगा तो ही मैं पढ़ूंगा। स्कूल में हम क्या करते थे? हम 11 महीने पढ़ते थे, 12वें महीने हम एग्जाम देते थे, और अगर अच्छी प्रिपरेशन हुई है तो फल अच्छा आता था। लेकिन जब हमने स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, तो हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप हो गया और हमारी ये इच्छा हो गई कि कुछ फल मिलेगा तो ही मैं ये काम करूंगा। तो दोस्त यहीं पे इसलिए ये चीज लिखी है कि जीतना ही सब कुछ नहीं है लेकिन हारने से बेटर है। अब अगर आपने कोई काम शुरू ही नहीं किया तो आपने पहले ही हार मान ली। सो जीत हार आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। हमारा काम क्या है कि काम को शुरू करना। अब 200 किलोमीटर चलना है, आप चलना शुरू तो कीजिए। कुछ लोग 10 किलोमीटर चलेंगे, कुछ 5 चलेंगे, कुछ 20 चलेंगे, कुछ 50 चलेंगे। उसके बाद थक के बैठ जाएंगे कि मेरे से और आगे नहीं जाया जाता। समझ में आता है। लेकिन किसी काम को शुरू ही ना करना ये सोच के कि इसका फल क्या मिलेगा, वो गलत है, वो एटीट्यूड ही गलत है। इसलिए यहां पर लाइन लिखी हुई है कि जीतना सब कुछ नहीं है लेकिन हमें काम शुरू जरूर करना चाहिए। बिना काम को शुरू किए अगर आपने हार मान ली तो वो बहुत ही बेकार एटीट्यूड है और फिर हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे? बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्स प्रोसेस, सेल्स कम्युनिकेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। 4 चीजें हम करेंगे। और सबसे पहले अगर हम देखें तो सेल्स क्या होती है ना, पहले हम ये जानेंगे। और एक अच्छी सेल में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी सेल में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? बार्गेनिंग। तो मेरे दोस्त, हम सेल्समैन नहीं है, पहली चीज बड़ा क्लियर है। हम क्या हैं? बिजनेसमैन हैं। हम क्या हैं? बिजनेसमैन हैं। कोई भी बिजनेसमैन बार्गेनिंग नहीं करता। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक सिम है, वो सिम आपने कभी बार्गेन करके लिया? कभी बार्गेनिंग करी आपने?
उस सिम कार्ड के लिए कि यार 120 रुपए का क्यों है, मैं तो 100 रुपए में लूंगा। कभी उसने बार्गेनिंग की? पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, कभी आपने बार्गेनिंग की? गाड़ी आप खरीदने जाते हो, कभी गाड़ी पे बार्गेनिंग की? दोस्त, कोई भी बिजनेसमैन बार्गेनिंग नहीं करता। बार्गेनिंग कहाँ होती है? सब्जी मंडी में, कि दोस्त सब्जी मैंने खरीद ली, अब धनिया और हरी मिर्चें फ्री में दे दे, या ये सब्जी इतने ये रुपए किलो की है, मुझे तो इतने में चाहिए। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमन है। हमने बार्गेनिंग नहीं करनी। ट्रिकिंग, दूसरे को दोस्त फंसाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, ट्रिक नहीं करनी, स्कीमें नहीं चलानी। एक लेग तू चला ले, एक लेग मैं चला दूंगा, दोस्त गलत है। कंपनी तेरे को इतना पैसा दे रही है, मैं अपनी जेब से इतना पैसे दे दूंगा, गलत है दोस्त। ऐसे बिजनेस नहीं चलता, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं चलता। एक महीने वो आ गया, आपने उसे 200 रुपए दे दिए, अगले महीने अगर उसने 10 लाख की मैचिंग की तो आप पैसा कहां से दोगे उसे? उसके बाद उसने 50 लाख की मैचिंग कर ली तो उसे बाकी पैसा कहां से दोगे? तो ऐसे काम ही क्यों करने, झूठ बोल के बिजनेस करने का, अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो। फोर्स, जबरदस्ती। जबरदस्ती हम कहाँ करते हैं? बच्चों पे करते हैं मेरे दोस्त। दूध पी ले, खाना खा ले, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, वहां पे करते हैं। कई बार जब हम जाते हैं तो हमारा कस्टमर हमारी उम्र से छोटा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तू इसको यूज कर यार, ले ले, मैं कह रहा हूं ना, मैं बड़ा हूं ना तेरे से, मुझे ज्यादा पता है ना, जब मैं कह रहा हूं अच्छा है तो अच्छा है, ले ले इसको। तो दोस्त, फोर्स नहीं करना किसी भी कस्टमर को या डाउनलाइन को। अब वो छोटा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है ना, लेकिन उसके क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत जरूरी है। तो कभी भी हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। आर्ग्यू, बहुत सिंपल है दोस्त। रूल नंबर 1, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, अगर दिमाग में कोई डाउट है तो गो टू रूल नंबर 1। सिंपल। दूसरे को चुप नहीं करा देना। उसने क्वेश्चन पूछा, अरे यार क्या बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बंदा आगे से आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। इवन घर में भी आप देखो तो यही होगा, अगर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आपने उसे डांट दिया, दोस्त वो दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछने नहीं आएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि वो आंसर तो देंगे नहीं, ऊपर से 2 बातें और सुना देंगे। इसलिए हमेशा दूसरे की बात सुनना बहुत 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 जरूरी है। जब उसकी बात खत्म हो जाए तब हम अपनी बात करेंगे, दिक्कत क्या है, लेकिन दूसरे को चुप नहीं कराना। तो एक अच्छी सेल में ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कभी बेध्यानी में या करते हैं तो जरूर इन चीजों का ध्यान रखिए कि ये चीजें हमने नहीं करनी, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के पार्टनर हैं। आप ही की कंपनी है ना दोस्त, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया ना हमारे साथ, तो कंपनी किसकी हो गई? आपकी हो गई। तो आप बार्गेनिंग कर रहे हो कंपनी की तरफ से दोस्त, तो कैसा क्या लोगों के ऊपर वो जाएगा, कंपनी की इमेज बनेगी। तो ये सारी चीजें नहीं करनी। अब कुछ गलतफहमियां सेलिंग को लेके हमारे दिमाग में होती हैं, तो दोस्त ये लिखकर नहीं ले जानी है आपने, ये आपने छोड़ के जानी है। और सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि जिसके पास भी मैं जाऊं वो मुझसे सामान खरीदे। जिसके पास भी मैं जाऊं तो वो मुझसे सामान खरीदे। तो दोस्त ऐसा नहीं होता है ना। आप जिसके पास भी जाएंगे वो आपसे सामान खरीदे, ऐसा नहीं होता। अगर आप 100 लोगों के पास गए हैं तो कभी 90 लोग आपसे सामान खरीदेंगे, कभी 80 खरीदेंगे, कभी 60 खरीदेंगे, कभी 10 भी खरीदेंगे, लेकिन 100 में से 100 कभी नहीं खरीदेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। दोस्त 135 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ हिंदुस्तान की है। अगर रोज भी आप एक बंदे के पास जाओगे ना तो भी 200 साल लगेंगे वो 135 करोड़ लोगों को पूरा होने में। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। आपने गए, आपने सामान दिखाया, अपनी बात करी, समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने मन में धारणा नहीं बनानी, यार मैं उसके पास गया, उसने तो सामान लिया नहीं, पता नहीं बाकी भी लेंगे कि नहीं लेंगे, पता नहीं सामान बिकता कैसे है, ये है वो। कोई टेंशन नहीं है दोस्त। अगर 100 लोगों को आप घर पे खाने पे भी बुलाओगे ना फ्री में, तो भी एक ये कह जाएगा, जी दाल में नमक ज्यादा था। कोई टेंशन नहीं। दूसरी गलतफहमी क्या आती है कि मैं सेलर हूं तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा,
और वो बायर है तो बड़ा पड़ जाएगा। तो दोस्त ऐसा कभी नहीं होता। एक सेलिंग सिचुएशन में जितनी जरूरत सामान बेचने वाले को होती है उतनी ही जरूरत सामान खरीदने वाले को होती है। अब अगर मैं एग्जांपल लूं तो हम अपना राशन सारी चीजें हम दुकान से बाजार से खरीदते हैं, और जब हम दुकानदार के पास जाते हैं कई बार दुकानदार कहता है भाई साहब आप वेट करो, मैं पहले इसको दे दूं फिर उसके बाद आपको दूंगा। तो दोस्त बड़ा कौन हुआ? सेलर। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके पास वो बुकिंग नहीं है, बाहर खड़े होते हो आप दरवाजे के, नाम लिखो आके, और अपनी इंतजार कर रहे हो तो कि कब मेरी बारी आएगी। तो ऐसे में बड़ा कौन हुआ? सेलर हुआ ना। तो दोस्त हम भी तो सेलर ही हैं। तो अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो दोनों लोग दोस्त बराबर होते हैं। तो कभी आप ये मत सोचिए कि मैं उसके घर जा रहा हूं, उसको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। 99% जो कंपनीज अच्छा बिजनेस कर रही हैं सब होम डिलीवरी का कर रही हैं दोस्त। और इतनी, अब कोई भी चीज है आप फोन पे घर ही बुलाते हो ना, गाड़ी है, टैक्सी है तो टैक्सी बुलाते हो, खाना है तो जोमेटो ले आता है, स्विगी ले आता है, अब राशन वाले को फोन करते हो लड़का भेज देता है, सब्जी वाला सब्जी आपको दे जाता है, प्रेस वाला कपड़े प्रेस करके दे जाता है, दूध सुबह आपके दरवाजे पे आ जाता है, अखबार डल जाता है। तो सारी चीजें दोस्त लोग दूसरे के घर जाके ही कर रहे हैं, अपने घर से कोई नहीं काम कर रहा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं सेलर हूं तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, ऐसा कभी मन में नहीं लाना चाहिए। जितनी जरूरत मुझे है सामान बेचने की उतनी ही खरीदने वाले को। अब मेरे घर में अगर आरबीओ खत्म हो गया दोस्त तो मैं क्या करूंगा? जरूरत किसकी ज्यादा हो गई? बायर की जरूरत ज्यादा हो गई ना, सेलर की जरूरत थोड़ी ना है। अभी कर्फ्यू लग जाए, दुकानें बंद हो और 1 घंटे के लिए कर्फ्यू ढील होए, कैसे भीड़ लगती है दुकानदार के बाहर। तो ऐसे में तो सेलर हमेशा ही बड़ा होएगा। लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्मल सिचुएशन लें तो दोनों लोग बराबर होते हैं। एक और गलतफहमी है कि प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है तो अपने आप बिक जाएगा। तो दोस्त ऐसा नहीं होता। अगर हीरे जवाहरात, सोना, इनको भी गहने में बनाकर ज्वेलर को अपनी दुकान पे सजाना पड़ता है, लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं तो बिकता है। तो अपने आप तो कोई चीज बिकने वाली है नहीं दोस्त। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना पड़ेगा लोगों को, तब वो बिकेंगे। आप सोचो ओके लाइफ केयर की तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास है, पैकिंग भी वर्ल्ड क्लास है, अफोर्डेबल भी है, तो घर बैठे बिक जाएगा। तो दोस्त घर बैठे कोई सामान नहीं बिकेगा। तो अगर ये गलतफहमी है आपके दिमाग में तो इसको निकाल दिया जाए। उसके बाद एक और गलतफहमी आती है कि सेलिंग के लिए सोफिस्टिकेशन चाहिए, स्टाइल चाहिए, बातचीत का तरीका आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और हर आदमी सेल्स पर्सन नहीं बन सकता। तो दोस्त बहुत सिंपल है, सेलिंग जो है हम तब शुरू करते हैं जब हम पैदा हो जाते हैं। पैदा होते ही हम रोना शुरू करते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है। तो हमें माँ को पता चल जाता है कि ये भूखा है, इसको दूध पिलाया जाए। थोड़ा बड़े हम होते हैं तो हमें टॉफी चॉकलेट चाहिए, जो हम ले लेते हैं जैसे मर्जी हो, रो धो के, 2 दिन खाना भी नहीं खाया, लेकिन टॉफी चॉकलेट हमने ले ली। खिलौने की दुकान पे गए, खिलौना मम्मी ने नहीं लेकर दिया तो वहीं फर्श पे लेट गए, मैं तो लेकर ही जाऊंगा। तो दोस्त आपसे अच्छा सेल्स वाला बंदा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि 18 साल से आप यही कर रहे हो। तो अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं ये आरबीओ कैसे बेचने जाऊंगा, तो दोस्त इसमें कोई मारामारी नहीं है, बहुत इजी है। जाना है, अपनी बात समझानी है, अपनी बात मनवानी है और वापिस आ जाना है। इसमें क्या स्टाइल चाहिए आपको बताओ? इसमें कोई आपको सूट पहन के जाने की जरूरत नहीं है, कोई BMW नहीं चाहिए इसके लिए आपको। ये तो आता है आपको, बचपन से कर रहे हैं। एक बच्चा कर सकता है छोटा, तो क्या आप नहीं कर सकते? आसान है, दिमाग पे जोर मत डालो कि बहुत मुश्किल है। पहले ही आप मुश्किल करोगे तो हर चीज मुश्किल ही लगेगी। आसान 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 करोगे तो सारी चीजें आसान लगेंगी दोस्त। और ये बहुत आसान है, इससे मुझे तो नहीं लगता कि इससे आसान और कोई काम हो सकता है। अब सेलिंग कहां से शुरू होती है दोस्त, इसको समझना बहुत जरूरी है, लोगों से। सो पीपल लाइक पीपल, लोग लोगों को चाहते हैं। सो जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं दोस्त पहली बार, तो वो आपकी वजह से ले रहा होता है प्रोडक्ट, क्योंकि वो आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, इस वजह से आपसे वो पहली बार प्रोडक्ट लेता है। दूसरी बार कब लेता है? दूसरी बार भी वो आपको प्यार करता है, उसका रिलेशन है आपके साथ, तब वो लेता है।
तीसरी बार वो तब लेता है जब वो प्रोडक्ट क्वालिटी उसे समझ में आती है। सो अगर पहली 2 बार प्रोडक्ट बिक रहा है दोस्त, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बिक रहा है, क्योंकि वो बंदा आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, उसका रिलेशनशिप है आपके साथ, इसलिए लेता है। पीपल मेक पीपल लाइक अदर थिंग्स। सो दोस्त बहुत सिंपल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं नया आया हूँ शिफ्ट होके, मेरा घर देहरादून में है, तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ और मेरा बेटा बीमार पड़ा। तो जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहां जो कलीग्स थे मेरे, मैंने उनसे पूछा कि यार मेरा बेटा बीमार है, कोई डॉक्टर बताओ। तो उन्होंने एक डॉक्टर का नाम ले दिया। तो मैं अपने बेटे को दिखाने गया, उसने दवाई दी, बेटा ठीक हो गया। अब मेरे किसी दोस्त जो और बाहर से आया था, उसका बेटा बीमार हुआ, उसने मुझसे पूछा यार कोई डॉक्टर का नाम बता। तो मैंने वही डॉक्टर का नाम दे दिया। उसने उस डॉक्टर के पास गया, दवाई ली, बेटा ठीक हो गया। तो धीरे 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 करके उस डॉक्टर का नाम हम लोगों ने, मैंने, मेरे कोलीग्स ने, मेरे दोस्तों ने मशहूर कर दिया कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा। और थोड़े टाइम के बाद उस डॉक्टर का नाम हो गया। किसकी वजह से? लोगों की वजह से मेरे दोस्त। डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर के नाम की वजह से डॉक्टर का नाम मशहूर नहीं होता, लोगों की वजह से होता। नई पिक्चर आई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो देखने गया, वो बाहर निकला, बाहर आके अखबार वालों ने, चैनल वालों ने उनके इंटरव्यू लिए, उनसे रिव्यूज लिए। अगर उन्होंने कहा अच्छी है तो पिक्चर हिट हो गई दोस्त, और अगर उन्होंने कहा मजा नहीं आया तो पिक्चर फ्लॉप हो गई। सो लोग ही लोगों को चीजें पसंद कराते हैं। और प्रोडक्ट्स का भी यही हाल है दोस्त। अगर मुझे आपको फ्रिज अगर खरीदना है तो आप क्या करोगे? बैंक से पैसे निकाले, जेब में डाले, घर से निकला, जो पहली दुकान आई वहां रुका, जो पहला फ्रिज मिला पैसे दिए, खरीदा, घर आ गया। क्या आपने कभी ऐसे सामान खरीदा है? कोई नहीं खरीदता है मेरे दोस्त। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछते हैं कि दोस्त तेरे घर टीवी कौन सा है, किस कंपनी का तेरा टीवी है, कितने साल हो गए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। जब 4-6 जगह से हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हम अपना बजट देखते हैं कि हमारे बजट में आएगा कि नहीं आएगा, फिर हम सामान लेने वही टीवी खरीदते हैं। तो प्रोडक्ट कौन खरीदवाता है? लोग खरीदवाते हैं दोस्त, जिन पे हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पीपल बाय व्हाट दे लाइक, नॉट एसेंशियली व्हाट इज सोल्ड टू देम। सो लोग वही खरीदते हैं जो उन्हें पसंद आता है, ना कि जो उन्हें बेचा जाए। तो दोस्त सामान बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सामान पसंद कराने की कोशिश करनी चाहिए। सामान पसंद करोगे, उनसे क्वेश्चंस करोगे, उनसे चीजें पूछोगे, ना कि बताओगे। अगर आप उन्हें बता रहे हो तो आप उन्हें माल बेच रहे हो, अगर आप उनसे पूछ रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स पसंद करवा रहे हो दोस्त। तो पसंद आने बहुत जरूरी है, नहीं तो माल बिकेगा नहीं दोस्त। सो टाइप्स ऑफ सेल पर्सन टू पर्सन होती है, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। रिटेल सेल होती है जो कि दुकान से होती है, और डायरेक्ट मार्केटिंग होती है जो कि इंटरनेट के थ्रू और मेलर्स के थ्रू होती है। तो ये थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ आती है ये, और हर लेवल पे आप कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं, है ना, और आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, और कंज्यूमर इंटरेस्ट और राइट्स इसमें होते हैं, गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, आईडीएसए की गाइडलाइंस हैं, और प्रोडक्ट्स इसमें अच्छे होते हैं। कुछ लोग यूनिक प्रोडक्ट्स देते हैं, हम लोगों के भी यूनिक हैं। जैसे हमारे प्रोबायोटिक्स है, तो प्रोबायोटिक्स एक यूनिक चीज है। प्लस जैसे केएसएम हम यूज करते हैं तो उसमें जो अश्वगंधा है वो यूनिक है। इवन जो करक्यूमिन हम यूज करते हैं हल्दी में, वो लोगों से डिफरेंट है और ज्यादा मात्रा में डाला गया। इस तरह मसाले हैं तो कोल्ड प्रोसेस से बनते हैं, तो यूनिक है ना। और इसमें इंटरमीडिएट चैनल और मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, आप सीधे फ्रेंचाइजी से जाके खरीद सकते हैं, तो मिडिलमैन इसमें कोई नहीं होता। और कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलते हैं, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं घर बैठे। पैसा हम कैसे कमा सकते हैं? जब आप पर्सनली प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपको कमीशंस मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं। जब आप सेल करते हैं तो उस पर आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। जब आपकी डाउनलाइन सेल करती हैं तो उसका भी कुछ हिस्सा आप तक आता है, और पूरे ग्रुप में अगर सेल होती है तो उसमें से भी कुछ पैसे आपके पास आते हैं। तो ये तरीके हैं इसमें पैसे कमाने के। अब अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें, ये फैक्ट्स जो है मैंने गूगल से निकाले हैं लास्ट वीक, और ये कहते हैं कि US $167 बिलियन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड है।
और 2025 तक ये $645 बिलियन की हो जाएगी। मतलब और अगर हम 5 साल और लें, 25 के बाद अगर हम 5 साल और लें तो 1 ट्रिलियन से ऊपर ये इंडस्ट्री चली जाएगी। और जो सेल्स जनरेट हुई है ये $167 बिलियन की, ये 118.4 मिलियन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने ये सेल जनरेट की है, और ये 2017 के मुकाबले 1.6% ज्यादा है। और अगर हम 2015 से 2018 3 साल का लें तो ग्रोथ रेट इसका 4.2%। और टोटल अगर हम वर्कफोर्स देखें तो 10.5 मिलियन फुल टाइम लोग हैं जो 30 आवर्स वीकली इस पे काम करते हैं। 42.9 मिलियन पार्ट टाइम लोग हैं जो 30 आवर्स देते हैं, और 64.9 मिलियन लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है या प्रोडक्ट खरीदा है या ज्वाइन किया है लेकिन एक्टिव नहीं। और जितने भी ये सारे टोटल लोग हैं इसमें से 74% विमेन है मेरे दोस्त। सो विमेन एम्पावरमेंट, सो ये इंडस्ट्री जो है ये विमेन के कंधों पर चल रही है। 26% आर मेन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो। अब इसके बाद आता है सेल्स प्रोसेस, और इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्ट को दोस्त आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। अब होता क्या है कि मैं जब लिस्ट बनानी शुरू करता हूं अपने प्रोस्पेक्ट्स की तो मैं मोबाइल फोन से बनाता हूं। जनरली ज्यादातर लोग मोबाइल फोन से ही बनाते हैं, आसान है। और मोबाइल फोन कहां से शुरू होता है दोस्त? ए से। अब ए में सबसे ऊपर नाम मेरे पास जो लिखा है वो लिखा है दोस्त अमिताभ बच्चन का, दूसरा लिखा है अभिषेक बच्चन का, तीसरा लिखा है ऐश्वर्या बच्चन का। तो क्या लगता है मैं इनको फोन करूंगा तो क्या होगा, है ना? तो अगर मैं अपना फोन देखूं तो फोन में 80% कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे रेफरेंस से मिले, किसी के थ्रू मिले हैं जिनको मैं जानता नहीं। और दोस्त अगर उनकी लिस्ट बना के मैं उन्हें फोन करना शुरू करूंगा तो आधे तो फोन नहीं उठाएंगे, जो फोन उठाएंगे वो मना कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, whom do you know, मैं किन लोगों को जानता हूं। तो मैंने अपना फोन खोला, उसमें से लोग देखने शुरू किए, तो करीब 100 लोग ऐसे निकले जिनको मैं जानता हूं। तो मैंने उस लिस्ट में क्या किया, 100 लोगों का नाम लिख लिया। अब उन 100 में से मैं कितनों को अच्छी तरह से जानता हूं, तो 100 लोगों को मैं जानता हूं, 100 लोगों को मैं जानता हूं, और उसमें से वो लोग मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हैं। क्या वो मुझे उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं जितनी अच्छी तरह मैं उनको जानता हूं? तो लिस्ट रह जाएगी दोस्त 20-25 लोगों की 100 में से, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन हमसे लेगा। तो उन 25 लोगों में से हमें 5, 7, 10 लोग ऐसे निकालने हैं दोस्त जो आपके लिए आंख बंद करके जान दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फॉर दैट मैटर, बिना कुछ आप फोन करो। और अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो आपके लिए कुछ भी कर सकें तो इसका सिंपल कारण है क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं अपनी पर्सनल लिस्ट की बात करूं तो मेरे पास 10 लोग हैं ऐसे जिनको मैं अभी कहूंगा 20,000 रुपए भिजवा दो, ज्वाइन करवाना है तुम्हारे को, वो बिना पूछे कर देंगे, बिना पूछे अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे। सो दोस्त ऐसे लोग शुरू में चाहिए। अब इन लोगों का फायदा क्या होता है कि इनको जब हम फोन करेंगे, इनको बताएंगे तो ये ज्वाइन कर लेंगे। जब शुरू में 8-10 लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अरे दोस्त सोनम जी आपने क्या बढ़िया बिजनेस दिया है, जिसको मैं फोन करता हूं वो ज्वाइन कर लेता है, वाह मजा आ गया मैम। अब अगर हमने ये नहीं किया तो वो 10 लोग तो खैर हमारी लिस्ट में है ही है, लेकिन पता नहीं उनका नंबर कब आएगा। अगर उनका नाम एन से नितिन चांदना है तो एन तो बहुत नीचे है दोस्त। आपकी लिस्ट कहां से शुरू हो रही है? ए से। तो ए के लोगों को जब आप करेंगे, बी के करेंगे, सी के करेंगे, तो ए बी सी आते आते 25-30 लोग आपको मना कर चुके होंगे। और जब 25-30 लोग आपको मना कर चुके होंगे तो आप उदास हो जाओगे, यार सोना मैम कहां फंसा दिया आपने, ये बिजनेस तो चलता ही नहीं है, जिसको भी मैं फोन करता हूं मना कर देता है। तो दोस्त मना करेगा ना, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। पहले उन लोगों के पास जाना है जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं,
और पहले 8-10 लोगों ने अगर आपको हाँ कर दिया, उसके बाद 100 लोग भी मना करेंगे ना, तो भी आपको टेंशन नहीं होगी मेरे दोस्त, तो भी आपका मनोबल गिरेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस चलता है क्योंकि शुरू में 10 लोग ज्वाइन किए। तो इसलिए प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन मेरा प्रोस्पेक्ट है और मुझे पहले किसके पास जाना। लिस्ट तो पूरी मुझे कवर करनी है, लेकिन शुरू में मुझे वो लोग चाहिए जिनको मैं फोन करूं और वो तुरंत ज्वाइन कर, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा काम करने के। सो प्रिपेयरिंग, जैसे कि मैंने बताया था, अप्रोच कैसे करना है, तो नीड को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और हमारे प्रोडक्ट्स की जो नीड है वो मैक्सिमम किसको है, वो लेडीज को है, क्योंकि घर का काम सारा लेडीज करती है, घर की जिम्मेवारी सारी लेडीज की है दोस्त। इसलिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है कि नीड किसकी है, प्रोडक्ट की नीड किसकी है, प्लान की नीड किसकी है, और उसका इंटरेस्ट किस चीज में था। उसका इंटरेस्ट कार फंड में था, हाउस फंड में था, किस चीज में था। उसके बाद अप्रोच, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठे हों तभी जाना है, और आपको भी एज अ कपल जाना है। एज अ कपल जाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज तो यह है कि आपको एंट्री आसानी से मिल जाती है। दूसरी चीज, आपको चाय भी पीने को मिलेगी। और तीसरी चीज, जब आप एज अ कपल जाएंगे तो अगर उस घर में कोई बड़े बूढ़े हैं तो वो भी अपने कमरे से बाहर निकल के आके बैठते। अब उस सामने प्रोस्पेक्ट की माता जी आके बैठी हैं, सुन रही हैं, और आप अपने हेल्थ रेंज बता रहे हो और जोड़ों के दर्द की बात आती है, तो जो उसकी मदर होगी उसको जोड़ों में दर्द होगा पक्का, वो तो सभी को होना है दोस्त, गारंटी है, मुझे भी होएगा एक उम्र के बाद। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये तो सबको ही होना है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई टेंशन भी नहीं लेने की बात। तो अब वो जब मदर सुन रही है, उसने सुन लिया। अब लड़का जो है उसे तो नहीं चाहिए, उसके जोड़ों में दर्द नहीं है, लेकिन माँ ने सुन लिया। अब जब आप उसे कहोगे तो वो, अगर माँ ना बैठी हो और आप उसे कहो तो वो मना कर देगा कि हमको नहीं चाहिए। लेकिन अगर माँ बैठी है तो माँ बेटे को कहेगी कि बेटा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या हर्ज है। तो दोस्त, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ की बात को मना कर देगा। तो अगर माँ ने उसे कहा बेटा ट्राई करके देख लेते हैं, क्या हर्ज है, हो सकता है ठीक हो जाए, प्रोडक्ट बिक गया आपका। इसलिए हमेशा कपल में जाना जरूरी है। वाइफ को प्रोडक्ट दिखाए, हस्बैंड को प्लान दिखाया, दोनों ने वहीं पे आपस में भी डिस्कशन कर लिया, और अगर हाँ है तो आपको हाँ बता दिया, ना है तो आपको ना बता दिया। आप भी खुश, वो भी खुश, आपको भी घर वापस जाके फोन नहीं करना पड़ेगा, यार क्या हुआ, वो फोन नहीं उठा रहा, कभी कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो सारी टेंशन खत्म। तो हमेशा कोशिश की जाए कि कपल में जाया जाए। अब अगर आप सिंगल हैं दोस्त, आपकी शादी नहीं हुई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी अपलाइन में कोई तो कपल होगा, उसको साथ ले जाओ। आपकी डाउनलाइन में कोई ना कोई कपल होगा, उसको साथ ले जाओ। अगर ये सब कुछ नहीं है दोस्त, तो शादी कर लो, सिंपल है, और कोई रास्ता है नहीं, है ना। और प्रोडक्ट्स क्या एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है दोस्त, फीडबैक होनी बहुत जरूरी है। तो आपके पास एक किताब बनी होनी चाहिए कि मैंने नितिन चांदना को ये प्रोडक्ट दिया था, उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने अपना फीडबैक दिया कि हाँ मैंने इतने टाइम खाया था, ये फायदा हुआ। तो एटलीस्ट 20 से 25 लोगों का आपके पास फीडबैक उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए जो आप दिखाने जा रहे हो, नंबर्स के साथ, ताकि अगर उसके बाद समझ में ना आए तो वो फोन करके उस बंदे से बात कर ले, आप सीधी सी। प्रिपेयर, ये प्रिपरेशन में आता है सारी चीजें। अब गोल सेटिंग दोस्त, बहुत सिंपल और बहुत मजे वाली चीज है गोल सेटिंग, है ना। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे चैट पर लिख कर दीजिएगा कि ये बिजनेस कितने दिन का है। क्या लगता है आपको कि ये बिजनेस कितने दिन का है? कोई भी मुझे चैट पर लिखकर बता सकता है कि ये बिजनेस कितने दिन का है। चलिए, थैंक यू। सो ये बिजनेस जो है दोस्त 30 दिन का है। कितने दिन का है बिजनेस? 30 दिन का है, और हर पहली को नया बिजनेस शुरू हो जाता है। कोई लाइफ टाइम का बिजनेस नहीं है। कितने दिन का है? 30 दिन का है। हर पहली तारीख को नया बिजनेस शुरू हो जाता है। सो गोल सेटिंग हमें कैसे करनी है? 4 हफ्ते, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। मैक्सिमम जो आपका 90% टारगेट है वो पहले 2 हफ्तों में पूरा करना है मेरे दोस्त, क्योंकि जिसके पास आप सामान लेकर जाते हो उसके पास पैसे जो हैं वो 15 तारीख तक ही होते हैं।
15 के बाद उसके पास पैसे नहीं होते, खर्च हो चुके होते हैं। मैं नौकरी करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही है दोस्त। 7 तारीख को तनख्वाह आती है, उसके बाद बिजली का बिल, किराया, राशन, बच्चों की फीस, सारे खर्चे करके जो सेविंग के लिए पैसे बचते हैं वो सेविंग में चले जाते हैं दोस्त। तो 15 तारीख के बाद मैं खुद लोगों से पैसे मांग रहा होता हूँ। तो मुझे बिजनेस कब करना चाहिए? 15 तारीख तक करना चाहिए दोस्त। 90% टारगेट मेरा 1st to 15th में खत्म हो जाना चाहिए। जो 10% रह गया है वो 3rd वीक में करना चाहिए और 4th वीक में ऐश करनी चाहिए। चौथा हफ्ता ऐश करने के लिए बनाया दोस्त। हम क्या करते हैं? बिजनेस चौथे हफ्ते में करते हैं, 30 तारीख को, 29 तारीख को। अरे दोस्त, जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है तो आप कहां से निकलवा लोगे? और अगर आप चौथे हफ्ते में निकलवा सकते हो तो पहले 2 हफ्तों में से तो 3 गुना निकलवा सकते हो। जब मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी अगर आप आके मेरे को 199 की पेस्ट बेच सकते हो, तो अगर आप फर्स्ट 15 डेज में आते मेरे पास तो मैं आपसे पेस्ट भी ले लेता, मैं आपसे साबुन भी ले लेता, मैं आपसे चाय भी ले लेता, मैं आपसे और भी चीजें ले लेता, क्योंकि तब तो मेरे पास पैसे थे। लेकिन तब आप आए नहीं। तब आप, अरे अभी तो क्लोजिंग की है दोस्त, ओए थक गए यार, बहुत बिजनेस कर लिया, 10 तारीख को शुरू करेंगे बिजनेस। तो दोस्त, जब आप बिजनेस करने जाओगे तो लोगों के पैसे खत्म हो चुके होंगे। इसलिए दोस्त बहुत सिंपल है कि गोल सेटिंग 4 हफ्ते, और पहले 2 हफ्ते में हमने 90% बिजनेस कर डालना है, अपना टारगेट पूरा कर लेना। 3rd वीक में बाकी 10% 10 हो जाए और हफ्ता बचा हो तो बोनस कुछ और एक्स्ट्रा कर लिया। लेकिन चौथे हफ्ते में काम नहीं करना दोस्त। चौथे हफ्ते में ऐश करनी है, घूमो फिरो मस्ती मारो, बहुत काम कर लिया, 1 तारीख से दोबारा शुरू करेंगे। सो गोल सेटिंग मैंने आपको समझा दी, यही मेन चीज थी कि गोल जो है 4 हफ्तों के हिसाब से बनाएंगे और पहले 2 हफ्ते में 100% गोल पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सेल्स कॉलिंग, जिसमें सेल्स प्रिपरेशन आता है और सेल्स कम्युनिकेशन आता है। अब प्रिपरेशन में हमें 4 चीजें चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड दोस्त, दूसरा अटायर यानी कि कपड़े, तीसरा एप्टीट्यूड यानी कि प्रोडक्ट नॉलेज, और चौथा आर्मामेंट यानी कि टूल्स। ये 4 चीजें चाहिए। पहले हम पॉजिटिव एटीट्यूड पे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी आती है बोटमैन की। बोटमैन मतलब नाविक, किश्ती चलाने वाला, और बनारस के घाट पे किश्ती वाले हैं और वो 1 रुपया लेते हैं और गंगा के इस तरफ से दूसरी तरफ बंदे को पार करा देते हैं। 1 रुपया पर सवारी लेते हैं। अब मई का महीना है, जून का महीना है, और नाविक सारे 2 बजे, धूप है अच्छी, और खाना खा के आराम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति आता है जिसको नदी के उस पार जाना है। तो कोई भी नाविक उसको ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी है। सब ये कहते हैं इतनी धूप है, अभी तो खाना खाया है, इतनी गर्मी में कौन ले जाएगा, 1 रुपए में क्या होता है, सबके इस तरह के थे। लेकिन एक जो नाविक था वो उठा और वो उसको ले जाने लगा। तो बाकियों ने भी उसे मना किया, अरे छोड़ना यार, इतनी गर्मी में कहाँ ले जा रहा है, आराम कर, जब कोई नहीं जा रहा तो क्यों जा रहा है। तो वो बोटमैन कहता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं वो 1 रुपया नहीं कमा पाऊंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। सो नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी क्या कहता है कि मैं सफल होने की कोशिश करूंगा। नेगेटिव माइंड वाला आदमी क्या कहता है कि मैं सफल होने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव आदमी क्या कहता है, मैं तभी सफल होऊंगा जब मैं कोशिश करूंगा। नेगेटिव आदमी कहता है मैं हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पॉजिटिव आदमी कहता है मैं कोशिश करूंगा हर जगह सक्सेसफुल होने की। नेगेटिव आदमी कहता है कि बिजनेस को मैं कैसे स्टार्ट करूं। पॉजिटिव आदमी कहता है मैं स्टार्ट करूंगा और ये चल पड़ेगा। सो नेगेटिव आदमी क्या कहता है कि किसी को भी मेरे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव आदमी क्या कहता है कि सबको मेरी जरूरत है और मेरे द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स की जरूरत है। सो नेगेटिव आदमी कहता है कि किसी आदमी को ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है किसी आदमी को ज्वाइन कराना। पॉजिटिव आदमी क्या कहता है, अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूं तो फिर ये मुश्किल कहां है, फिर तो बहुत आसान है। मुश्किल तो मैं ही था, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया फिर ये मुश्किल नहीं। अटायर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कपड़े। यू आर व्हाट यू वेयर। और हम मीटिंग में ड्रेसअप होकर जाते हैं, कहीं हम जाते हैं, शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, तो फर्स्ट क्लास नहा धो के ना बाल सेट करके
पार्लर से भी बाल सेट कराते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं और बन ठन के मेकअप शेकअप करके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक राइट इंप्रेशन अपने बारे में क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन ये मेकअप और ये सारी चीजें मीटिंग के लिए तो ठीक है, जब आप किसी को सुनने जा रहे हैं, लेकिन जब आप सेल्स कॉल के लिए जा रहे हैं दोस्त, तो आपके शरीर पर दिखने वाली चीजें 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर पे दिखने वाली चीजें 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम आदमी की बात ले लें तो सबसे पहले जो दिखता है वो है जूते, 1 हो गया, उसके बाद पैंट 2 हो गया, उसके बाद बेल्ट 3 हो गया, शर्ट 4 हो गया, टाई 5 हो गया, कोट पहना है तो 6 हो गया, घड़ी पहनी है तो 7 हो गया, चश्मा लगाया है तो 8 हो गया, अगर जेब में पेन लगाया हुआ है तो 9 हो गया, अंगूठी पहनी हुई है तो 10 हो गया, चंदन का टीका लगाया हुआ है तो 11 हो गया। 12 से ज्यादा दिखने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अब लेडीज हैं, 6 चूड़ियां यहाँ पहन ली तो 6 तो दोस्त यही हो गए, कान में 2 पहने हुए हैं वो तो 8 हो गए, सिंदूर लगाया हुआ है तो 9 हो गया, बिंदी लगाई है तो 10 हो गया, लिपस्टिक लगाई है तो 11 हो गया, अंगूठियां पहन ली तो वो उतने हो गए दोस्त। तो 12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 12 से ऊपर होंगी तो सामने वाले का ध्यान उन चीजों पर जाएगा, आपके बोलने पे नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर 4 उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई हैं सोने की, तो दोस्त आदमी की नजर जो है ना वहां वो सोने की उंगलियों पे ही अटकी रहेगी। घड़ी आपने पहनी है, बड़ी लंबी चौड़ी घड़ी बड़ी सी पहनी है सोने की या नीले रंग की फ्लैशी, तो आदमी का ध्यान कहाँ रहेगा? घड़ी पे ही आपकी रहेगा सारा टाइम, आपकी बातों पे नहीं रहेगा। तो जब हम किसी के घर जाएं तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसपे उसकी नजर ना टिकी रहे, वो हमारी बातों पे ध्यान दे। इसलिए अटायर, कपड़े और जो चीजें हैं जो हम कैरी करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12 से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए, और वो भी फ्लैशी नहीं। अब अगर आपने वो कानों में वो पहने और बड़े बड़े वो पहने, इयररिंग्स बड़े पहने, तो ध्यान लोगों का वो बड़े इयररिंग्स पे ही अटका रहेगा। पहने ठीक है, आप छोटे भी पहन सकते हो जब आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी दोस्त। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किए हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो प्रोडक्ट आपने पर्सनल यूज किए हैं या आपके अपने पर्सनल घर में यूज हुए, आप सिर्फ वही बेच सकते हैं। तो बाकी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश ना करें, वो बिकेंगे नहीं। क्योंकि हम जो बात करते हैं वो रिलेशनशिप की करते हैं, और जब हम किसी को कुछ बताते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो हमें वो चीज असर की होती है, हमें फायदा हुआ होता है, तो ही हम बताते हैं। अगर पिक्चर अच्छी लगेगी दोस्त तभी अच्छी बताओगे ना, ये तो है नहीं आपको फ्लॉप लगी और आप अपने दोस्त को अरे यार क्या पिक्चर थी, मजा आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो आप यही कह रहे हो, मैंने तो यूज नहीं किया लेकिन तू करके देख यार, क्या है, मस्त है, क्योंकि सोना मैडम ने बताया था मस्त है इसलिए मस्त है। अरे सोना मैडम ने तो यूज किया था, तुमने किया? वही प्रोडक्ट आप बेच सकते हो या वही प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हो जो आपने यूज किया है, या मेरी वाइफ ने किया है, मेरी माँ ने किया है, मेरे बाप ने किया है, मेरे बच्चों ने किया है। इन्हीं 4-5 पे हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। तो अगर मैंने नहीं किया, इन्होंने किया है, तो इनकी जो फीडबैक है वो वही फीडबैक है जो मेरी है। तो बात मेरे अंदर से आएगी, ऊपर से नहीं आएगी। जो प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया वो ऊपर से आएगी, और ऊपर से आएगी तो सामने वाले को पता चल जाएगा दोस्त इसने यूज नहीं किया, ये कहानियां गा रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट को यूज 100% यूजर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। बिलीव, सो वैल्यू पे बिलीव तभी होगा जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे दोस्त। अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं जितना मर्जी कहता रहूं ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, कोई नहीं मानेगा। अभी शायद एलोवेरा टूथपेस्ट आने वाला है, हमको कंपनी ने दिया है पहले टेस्ट करने के लिए, तो मेरे बाथरूम में लगा है, तो मैं उन्हें फीडबैक दूंगा कि हाँ। तो चीजें मार्केट में जाने से पहले टेस्टिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास भी आते हैं, हम उसे यूज करते हैं, तभी हम भी आपको बता सकते हैं पैशनेटली कि हाँ ये चीज अच्छी है, क्योंकि मुझे फायदा मिला। ऊपर ऊपर से मैं कुछ नहीं कहता कि ये ब्रेन फ्यूल खा लो ये बड़ा अच्छा है। अरे ब्रेन फ्यूल अच्छा इसलिए है क्योंकि 10,000 लोगों का फीडबैक है कि इन्होंने खाया था तो ये अच्छा था।
इसलिए 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। काम क्या करते हैं, इनका फायदा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे इनको इस्तेमाल करना है, क्या डोसेज है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये मार्केट से कैसे बेटर हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त, आर्मामेंट। और आर्मामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपॉइंटमेंट। अब मैं क्या हूं मेरे दोस्त, मैं हूं बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता। तो मैं भी किसी के घर बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जाऊंगा। प्रोडक्ट्स होने चाहिए, सेल्स शीट्स और लिटरेचर होना चाहिए, पेंसिल, पेन, क्लिप, डायरी, ऑर्डर फॉर्म, बिजनेस कार्ड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट है तो सब कुछ है। इसके बाद आता है सेल्स कॉलिंग और सेल्स कम्युनिकेशन, और यहां पर आते हैं 7 स्टेप्स। ये क्या नजर आ रहा है आपको, सी है ना। और सी का क्या मतलब होता है, सी का क्या मतलब होता है, समुद्र। सो दुनिया में कितने समुद्र हैं, 7। दुनिया में कितने समुद्र हैं, 7। और यहां पर सी कितने हैं, 7। तो पहला सी कौन सा है, कॉन्टैक्टिंग। पहला सी है कॉन्टैक्टिंग। दूसरा सी है कनेक्टिंग। तीसरा सी है क्रिएटिंग इंटरेस्ट। चौथा सी है कन्वर्सिंग। पांचवा सी है कन्विंसिंग। छठा सी है क्लोजिंग। और सातवां सी है कंक्लूडिंग। ये 7 सी हैं दोस्त, 7 समुद्र। अब आपसे मेरा सवाल है कि इन 7 में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सी लगता है, लिखकर मुझे बताइए। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सी है वो है कनेक्टिंग मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट जो सी है वो है कनेक्टिंग। अगर हम उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो गए तो हमारा 99% काम हो गया। और अगर उसके साथ हम कनेक्ट नहीं हुए तो क्लोजिंग पे जाके वो कहेगा यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई, या ये चीज महंगी है मार्केट से। इसलिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए बात करेंगे। तो सबसे पहला सी आता है कॉन्टैक्टिंग, है ना। सो कॉन्टैक्टिंग कहाँ होती है मेरे दोस्त, कॉन्टैक्टिंग होती है उस बंदे के घर पे जब आप दरवाजे की डोरबेल बजाते हैं। तो डोरबेल बजाई, सबसे पहले हमने क्या किया, उसे ग्रीट किया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। उसके बाद पर्पस बताया कि मैंने आपसे समय लिया था आज का, और मैंने आपसे कहा था कि हेल्थ पे हम बात करेंगे। पर्पस बताया, पॉइंट पे आए, और प्रपोज किया कि चलिए अंदर बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग। पर्पस बताया, मैंने आपसे समय लिया था, आज का मेरा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का। पॉइंट पे आए कि हमने डिस्कस फोन पे किया था कि हम हेल्थ के ऊपर कुछ बात करेंगे। और फिर आपने प्रपोज किया कि चलिए घर के अंदर चलते हैं और अंदर बैठ के बात करते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी दरवाजे पे। कनेक्टिंग, सो कनेक्टिंग कहां से करनी है दोस्त, दिमाग से करनी है। दिमाग से करनी है क्योंकि दिमाग का दरवाजा जो है वो बाहर से खुलता है। दिमाग का दरवाजा बाहर से खुलता है, तो आप किसी के भी दिमाग का दरवाजा खोल के उसके अंदर जा सकते हैं। अब यहां पर क्या चीज कनेक्ट कैसे करेंगे हम, तो हर इंसान की 2 भाषाएं होती है। भाषा आपको पता है, वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हमारी भाषा में, हमारे साइंस में भाषा 2 तरह की होती है। पहली होती है मातृभाषा और दूसरी होती है प्रोफेशनल भाषा। मातृभाषा और प्रोफेशनल भाषा। सो आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, क्योंकि आप पूरे देश से जुड़े हुए हैं, तो हर जगह की मातृभाषा अलग है। लेकिन आपकी प्रोफेशनल भाषा एक ही है, जो कि प्लान की भाषा है। वो सबको सेम समझ में आती है, सबके लिए सेम है, पूरी इंडिया के लिए सेम है, पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है, आपकी मातृभाषा जो मर्जी हो। तो मुझे कनेक्ट करने के लिए फोकस कहां करना पड़ेगा, प्रोफेशनल भाषा पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लेते कोई हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ की प्रोफेशनल भाषा क्या होगी, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका पति, उसके सास ससुर, उसके माँ बाप,
और उनकी हेल्थ, उसको यही चीज समझ में आती है, उसको और कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर मुझे उससे कनेक्ट करना होगा तो मुझे उसे पैसा दिखाना, उसे चाहिए ही नहीं ना पैसा। उसकी प्रोफेशनल भाषा पैसा नहीं है, उसकी प्रोफेशनल, उसका प्रोफेशन क्या है, वो होम मेकर है, उसका प्रोफेशन वही है, 20 साल से वो होम मेकर ही है। उससे अच्छा घर कोई और नहीं संभाल सकता दोस्त, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी एमबीए करके आ जाए, जो घर एक गृहिणी संभाल रही है 20 साल से, उससे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। तो उसकी प्रोफेशनल भाषा क्या है, वही है। तो हमें उससे प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब किसी से कनेक्ट होना है आपने, तो हमेशा उसकी प्रोफेशनल भाषा का प्रयोग करेंगे। अब मान लेते हैं कोई डॉक्टर है दोस्त, जिसको आपने प्लान दिखाना है, तो अब डॉक्टर की प्रोफेशनल भाषा तो आप बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो मुझे क्या करना है, अपने सिस्टम से एक डॉक्टर उठाना है और उसको लेकर जाना है। तो वो डॉक्टर से जब अपनी प्रोफेशनल भाषा में बात करेगा तो सामने वाले डॉक्टर को समझ में आ जाएगा। जब तक मैं बात करता रहूंगा तब तक उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे ईगो है। अरे मैंने तो यार 4 साल पढ़ाई करी है, डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन जाते। तो है कौन, तो ज्यादा आता है ईगो। सो कनेक्ट हम कभी भी नहीं कर पाएंगे डॉक्टर के साथ, क्योंकि उसकी भाषा ही अलग है, ऊपर से ईगो है। तो हमें वो बंदा ढूंढना चाहिए जो सेम प्रोफेशन का हो, उसको लेकर जाओ। और अगर आप अपने सिस्टम में ढूंढोगे, अपलाइन से बोलोगे, तो ढेर डॉक्टर आपके उसमें होंगे, ढेर लॉयर होंगे, ढेर इंजीनियर होंगे, ढेर आर्किटेक्ट होंगे, जो भी डिग्री वाले ढेर होंगे, क्योंकि इन सबके आगे क्या है, ईगो है। तो इसलिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी है दोस्त। कनेक्ट हो जाओगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। क्रिएटिंग इंटरेस्ट दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी के घर में जाते हो तो वो घर में आराम से बैठा है, टांग पे टांग रख के, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड है। उसको डिससेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो जो भी वो प्रेजेंट सिचुएशन में है, उससे उसे हमें डिससेटिस्फाई करना है। यार टीवी तो बड़ा मस्त है, 21 इंच का है ना ये, हाँ यार सोनी का है, 21 इंच का, बढ़िया यार मस्त। अगर 40 इंच का लगा हो तो कैसा रहेगा, अरे मजा आ जाएगा यार। 40 इंच का लगा होगा तो, क्योंकि दूर से बैठ के देखता हूँ तो छोटे छोटे दिखते हैं, 40 इंच का होगा तो बड़े बड़े दिखेंगे। 65 इंच का, 68 इंच का लगा हो तो अरे भाई मजा आ जाएगा, दीवार तो बड़ी दीवार है, मजा आ जाएगा। सो अब क्या किया आपने, उसे डिससेटिस्फाई कर दिया वो 21 इंच के टीवी से। गाड़ी तो बहुत अच्छी है तेरी यार, बड़ी अच्छी मेंटेन की है, स्विफ्ट डिजायर है ना, हाँ यार बहुत बढ़िया यार। तो वो क्यों ऊंची वाली गाड़ी क्यों, डस्टर क्यों नहीं लेता, डस्टर में तो और मजा आएगा, ऊंची होती है बड़ी। बैठा है कभी, हाँ बैठा हूँ यार, ऊंची का मजा आ जाता है, ऊपर से तो देखने का ही मजा अलग आता है। डिससेटिस्फाई। सो इंटरेस्ट क्रिएट करना दोस्त बहुत जरूरी है नई चीजों में। अगर नई चीजों में या अपग्रेडेशन में इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए डिससेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। प्रोब करना, नीड्स को प्रोब करना, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को ऊंचा उठाना। अब ऐसे तो मेरे घर में वो है ना, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, वो कपड़े धुलते हैं फर्स्ट क्लास। अब जब तक मुझे आप बताओगे नहीं कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन क्यों नहीं लेता दोस्त, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, तू बस मार्केट जा रहा है, तू बीवी के साथ मॉल गया है, चला के छोड़ जा, जब तक वापस आएगा सूखे कपड़े मिलेंगे दोस्त। इंटरेस्ट जनरेट हुआ, अच्छा मैं घूमने जाऊंगा, यहाँ चलाकर चला जाऊं, जब वापस आऊंगा तो सूखे कपड़े में, हाँ। डिससेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। जब वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा तो हम अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। अब कन्वर्सिंग, बोलना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कान कितने हैं, भगवान ने दिए हैं 2। तो ज्यादा क्या करना है, हमने सुनना है मेरे दोस्त, और बोलना क्या है, कम बोलना है, और क्वेश्चन पूछना है जिससे वो इन्वॉल्व हो। सो प्रोबिंग, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, जिससे वो इन्वॉल्व रहेगा तो वो अपने चीजें बताएगा हमें, है ना। कन्वर्सिंग, कन्विंसिंग मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्विंसिंग हम प्राइस पे करते हैं, क्वालिटी पे करते हैं, परफॉर्मेंस पे करते हैं, और क्रेडिबिलिटी पे करते हैं।
और यहाँ पर क्रेडिबिलिटी किसकी है, नाम किसका है, आपका है मेरे दोस्त। अगर आपका नाम मार्केट में अच्छा है तो आप कूड़ा भी बेचोगे तो वो भी सोने के भाव बिकेगा, और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है तो आप सोना भी लेकर जाओगे वो भी कोई नहीं खरीदेगा मेरे दोस्त। तो इसलिए ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, अपना नाम बनाना बहुत जरूरी है, अपना नाम कमाना बहुत जरूरी है। और अगर आपका नाम है तो आदमी कन्विंस्ड है आपसे, ना वो प्राइस के बारे में पूछेगा, ना क्वालिटी के बारे में पूछेगा, ना परफॉर्मेंस के बारे में पूछेगा। क्योंकि पहली 2 बार में सामान आदमी क्यों लेता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी पे लेता है। तीसरी बारी में तो उसे प्राइस भी समझ में आ जाएगा, क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी, परफॉर्मेंस भी समझ में आ जाएगी, मुझे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पहली 2 बारी में अगर मेरी क्रेडिबिलिटी खराब है तो आप जितना मर्जी कन्विंस कर लो, आप उसे फ्री में भी देकर आओगे ना दोस्त, वो फ्री में भी यूज नहीं करेगा, उसकी डाइनिंग टेबल पे प्रोडक्ट पड़ा का पड़ा रह जाएगा बिना खुला हुआ, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर। इसलिए अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना नाम मार्केट में होना, उसके लिए आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें काम आती हैं दोस्त। और अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो इसको कायम रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कंक्लूडिंग, सो ऑर्डर ले लिया, उसने ऑर्डर हमें दे दिया, पैसे दे दिए, तो हमने उसे थैंक्स करना है, ग्रेटफुलनेस फॉर द ऑर्डर, कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऑर्डर दिया। और नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेना है। तो अभी आज आपने जैसे मसाले देखे, तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं घर की जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज नहीं लाया मैं, क्योंकि आज हमने सिर्फ मसालों पे बात करनी थी, तो मैं अगली बार कब आऊं। सो अगली बार का टाइम लेना है। और रेफरेंसेस दोस्त, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, एक आदमी आपको पूरे लाइफ साइकिल में 1000 रेफरेंस देगा, तो 5 तो लेकर आने ही है दोस्त, 5 से कम में हमारा काम नहीं चलता। तो 5 रेफरेंसेस लेकर आने उस बंदे से बहुत जरूरी है। कि आपको पसंद आ गया, आपको मसाले पसंद आ गए, तो आप कुछ मुझे अपने लोगों के रेफरेंसेस दे दीजिए, उनको भी मैं बता सकूं कि ये इस तरह के मसाले हैं और इस तरह से ये होता है और इस तरह से वो होता है। सर्विसिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि गाड़ी की सर्विस हम खराब होने से पहले कराते हैं। एक बार गाड़ी खराब हो जाए तो वो सर्विस सेंटर पे नहीं जाती, वो वर्कशॉप पे जाती। तो अगर मुझे सर्विसिंग देनी है तो उस व्यक्ति का सामान खत्म होने से पहले देनी है, सामान खत्म होने के बाद वो मुझसे सामान नहीं ले। तो सर्विस कैसी होनी चाहिए दोस्त, एक्सेप्शनल सर्विस होनी चाहिए, ऐसी सर्विस जो ना किसी ने देखी हो, सुनी हो, ना महसूस की हो। सो बंदे ने फोन किया, ये नितिन चांदना, नितिन जी मेरे को एक साबुन चाहिए, और आधे घंटे में साबुन उसके घर में। नितिन जी ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया, आधे घंटे में वो प्रोडक्ट रिटर्न हो गया। एक्सेप्शनल। अगला भी दोस्त यही कहेगा, अरे सोनम जी की क्या सर्विसिंग है दोस्त, मैं बोलता बाद में हूँ, सामान तुरंत घर पहुंच जाता है। एक बार मैंने उनसे कहा कि ये पेस्ट ठीक नहीं है, तुरंत उन्होंने वापस ले लिया और उसी का मुझे 2 दिए, 1 फ्री दिया। एक्सेप्शनल सर्विस मेरे दोस्त। कीपिंग इन टच एंड कीपिंग द टच। सो हर एक व्यक्ति से फोन पे बात करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। SMS नहीं भेजने, व्हाट्सएप नहीं भेजने, फेसबुक नहीं यूज करनी, इंस्टाग्राम यूज नहीं करना। क्या करना है, फोन पे बात करनी है, वो भी आजकल, क्योंकि मिलने जा नहीं सकते, अदरवाइज मिलने जाना चाहिए। कीपिंग इन टच एंड कीपिंग द टच। सो पैशन वही होना चाहिए। जब मैंने 3 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया था तो ये मेरा पहला कस्टमर था, और ये मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर रहता है, और इसने एक पेस्ट मांगा था और मैंने आधे घंटे में ही उसको पेस्ट दे दिया था। और आज 3 साल बाद जब मेरा बिजनेस 10 लाख का हो गया है, उसका फोन आया था कि पेस्ट दे दो, तो मैं ये सोच रहा हूँ यार 25 रुपए का तो पेस्ट है, 35 रुपए का पेस्ट है, 50 रुपए तेल के लग जाएंगे, छोड़ना है यार। ये तब सोचना चाहिए था जब आप पहली बार देने जा रहे। पहली बार भी पेस्ट 35 रुपए का ही था, तेल आपका 50 रुपए लगा, लेकिन क्योंकि आपने उसे कस्टमर बनाना था, अपना बिजनेस चलाना था, आपने नहीं सोचा। तो आज क्यों सोच रहे हो दोस्त, आज तो चला चलाया बिजनेस है। कीपिंग इन टच एंड कीपिंग द टच, सेम वही पैशन, वही एंथुजियाज्म रहना चाहिए आज भी। कीपिंग द प्रॉमिस, दोस्त जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो अगर मैं उस बंदे को ये वादा करके लाया हूं कि तेरे को गाड़ी मिलेगी,
तो जब तक गाड़ी मिल नहीं जाती तब तक उसको मैं छोड़ नहीं सकता दोस्त। अगर मैंने किसी को घर का प्रॉमिस किया था तो जब तक घर नहीं मिल जाता तब तक छोड़ नहीं सकता। अगर इन लोगों को आप छोड़ दोगे बिना प्रॉमिस पूरा किए दोस्त, तो मार्केट में आपका नाम खराब होगा। ये लोग कहेंगे कि इसने कहा था कार मिलती है, कार तो मिली नहीं, पैसे मेरे इतने लगे, इसने मुझे फंसा दिया। दोस्त अगर आपकी कॉलोनी में 2 लोगों ने भी कह दिया ना कि इसने मुझे फंसाया है, तो दोस्त यकीन मानो आप उस कॉलोनी से तुरंत शिफ्ट हो जाओ किसी और कॉलोनी में, क्योंकि आप वहां बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपका नाम खराब हो गया। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है दोस्त। तो अगर एक भी बंदे ने कह दिया कि इसने मुझे फंसाया है, इसकी वजह से मेरे पैसे डूब गए, तो दोस्त आपकी बनी बनाई जो 10 साल 15 साल 20 साल की जो मेहनत थी, नाम था, मिट्टी में मिल जाएगा एक बंदे की वजह से। तो इसलिए या तो हम प्रॉमिस करें ना, और प्रॉमिस करें तो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उस बंदे को हम छोड़ नहीं सकते मेरे दोस्त। रिस्पॉन्स, सो रिस्पॉन्स वैसे ही रहना चाहिए, उसने मांगा और तुरंत हाजिर है दोस्त प्रोडक्ट, जैसा पहले करता था मैं उसके साथ। उसने पेस्ट ऑर्डर दिया, आधे घंटे में पहुंच गया, साबुन बोला आधे घंटे में पहुंच गया। आज क्या होता है, वो कहता है साबुन भेज देना, मैं 2 दिन बाद उधर से निकलूंगा यार तो देता जाऊंगा। अब दोस्त 2 दिन वो बिना साबुन के तो इंतजार करेगा नहीं, वो तो फिर दुकान से मंगवा लेगा, है ना। और रेफरेंसेस, तो अगर ये कस्टमर आपके खुश रहेंगे तो रेफरेंसेस आपको मिलते रहेंगे मेरे दोस्त, सिंपल है। सो कस्टमर इज किंग, है ना। सो एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, गेन लॉयल्टी। सो लॉयल्टी गेन करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी कंपनी इस तरह की सर्विस नहीं देती। हम फोन भी करते हैं ना, एसी वाले को फोन करते हैं तो कहता है मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, सुबह की शाम हो गई वो आ ही रहा हूँ। गाड़ी सर्विसिंग के लिए देनी है तो मुसीबत है यार, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। कोई देता नहीं है दोस्त सर्विस। हमने वो सर्विस देनी है जो उसने कभी सोची ही नहीं, उससे लॉयल्टी आएगी, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं। हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं। आज आए पैसे कमाए कहीं और चले गए, नो दोस्त। हम तो आए हैं तो बस यहीं से भगवान को जाएंगे, और जो बिजनेस है वो आगे चला जाएगा हमारी पुश्तों को। बिल्ड रिलेशनशिप, सो रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी। एंड नेवर फॉरगेट स्टेटस एज कस्टमर। अब होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1-2 कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त बन जाते हैं, उनसे घुलना मिलना, ये पार्टी में जाना, दोस्त नहीं करना। कितना भी क्लोज क्यों ना आपके हो जाए, आप उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, वो दोस्त नहीं है आपका। जिस दिन आपने कंधे पे हाथ रखा उस दिन वो कस्टमर गया। कस्टमर हमेशा कस्टमर ही होता है दोस्त। वो दोस्त नहीं बन सकता, वो कस्टमर ही रहेगा। तो कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आपका दोस्त भी है, अगर दोस्त आपका कस्टमर है तो दोस्त दोस्ती तो खत्म हो चुकी, इसका मतलब अब वो कस्टमर हो गया। तो पहले अगर उसके गले में हाथ डाल के अब चाय पी लेते थे, अब नहीं कर सकते दोस्त, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि अब उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो गई। अब बिजनेस रिलेशन आ गया, अब उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं आपसे पैसे आपको देता हूँ और सामान खरीदता हूँ, तो वो दोस्ती नहीं रहेगी। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि कितने भी क्लोज क्यों ना हो जाए, कितना भी पुराना कस्टमर क्यों ना हो जाए, उसे कस्टमर की तरह वैसे ही ट्रीट करिए। यस सर, नो सर, जैसे आप करते हो। मैं होटल इंडस्ट्री में रह चुका हूं तो इसलिए मैं सर जल्दी बोलता हूँ, क्योंकि वहां हमने यही सीखा। सो एवरी कस्टमर इज अ सर। तो आप जिस भाषा का भी प्रयोग करते हैं उसमें करें, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वो कस्टमर है, दोस्त नहीं है ना। तो बेतकल्लुफ नहीं हो सकते हम उसके साथ। सो कस्टमर इज किंग। सो यहीं तक सेशन था मेरा। थैंक यू सो मच।